ये है हीरो इलेक्ट्रो एसेंशिया TX इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। मैंने इसको ख़रीदा था अगस्त 2020 में और इसको लगभग 1 साल से ज़्यादा तक का टाइम तक मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। इस वीडियो में इस साइकिल के बारे में मेरा यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँगा और इस साइकिल के अच्छाई और बुराई के क्या क्या पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले इस साइकिल के बारे में जो गुड थिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जो माइनर्स प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, जो कि बहुत ही कम खर्चे में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और उसके बाद बात करेंगे जो मेजर्स प्रॉब्लम है जो कि कंपनी को खुद से ठीक करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करने जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करना पड़ सकता है और वो चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके बिना आप इस साइकिल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे गुड थिंग्स के बारे में, क्या क्या अच्छा है इस साइकिल में। तो इस साइकिल में जितने भी पार्ट्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। जैसे कि हैंडल बार काफ़ी अच्छा है, फोक और हैंडल बार काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और चेन तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और भी जो पार्ट्स है जैसे कि रिम्स वगैरह, टायर्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। हीरो ने यहाँ पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जैसे कि साइकिल का प्राइस भी अच्छा खासा है, लेकिन इस साइकिल में कहीं भी क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। एक इलेक्ट्रिक साइकिल होने के बावजूद वेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, आप अगर इसका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप इसको आसानी से पैडलिंग करके भी चला सकते हो, क्योंकि ये एलॉय फ्रेम के साथ आता है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये थे इस बाईसाइकिल के कुछ गुड थिंग्स। अब जा रहे हैं हम जो माइनर्स प्रॉब्लम है उसके तरफ। तो मैं इसको जब ख़रीदा था, जैसे कि मैंने पहले बताया, अगस्त 2020 में मैंने इसको ख़रीदा था। ये एक ऑथराइज्ड डीलर के पास से मैंने ख़रीदा था। वहाँ का जो एम्प्लॉय था उतना ज़्यादा स्किल्ड मुझे नहीं लगा, क्योंकि जब साइकिल को बॉक्स से निकाल के असेंबल कर रहे थे, ये सेमी असेंबल्ड आते हैं लेकिन कुछ हद तक असेंबल वो लोग करते हैं। तो मैंने तब वहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि वो लोग ये वाला फ्रंट रिफ्लेक्टर, बैक रिफ्लेक्टर और काफ़ी चीज़ों को उल्टा लगा रहे थे। तो मैंने उनको बोला, फिर भी उन्होंने वैसा ही लगा दिया। उनके पास प्रॉपर स्किल टेक्नीशियन उस टाइम पे नहीं था। मेरे साइकिल को ख़रीदने के बाद ही 3 दिन के अंदर इसके सीट के अंदर से कुछ नट बोल्ट्स निकल गए थे। तो मैंने उसको फिर खुद से लगाया। साइकिल का जो चेन भी था वो भी 1 हफ्ते के अंदर लूज़ हो गया था पूरा का पूरा। लेकिन मैंने उसके बाद जब टाइट किया तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक वो चेन वैसे की वैसे ही था। लगभग 3-4 महीने तक मुझे और चेन को दोबारा से टाइट करना नहीं पड़ा। तो अगर पहले बार वो लोग चेन को अच्छे से टाइट कर देते तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ऑथराइज्ड डीलर होने के बावजूद भी वहाँ पर स्किल्ड टेक्नीशियन नहीं था। लेकिन बाद में मैंने जब वो आफ्टर 1 ईयर मैंने जब गया तब काफ़ी मुझे चेंजेस लगे। वहाँ एक टेक्नीशियन आया था जो कि काफ़ी नॉलेजेबल था। तो मैंने जब इस साइकिल को ख़रीदा था, कुछ एक्सेसरीज था जो कि थर्ड पार्टी के थे या फिर जेनरिक थे, यानी कि नॉन ब्रांडेड एक्सेसरीज लगाए गए थे। उसमें से एक है ये मड गार्ड्स। यहाँ पर जो आप मड गार्ड देख पा रहे हो, पीछे वाला और सामने वाला, ये प्लास्टिक का जेनरिक मड गार्ड आता है। ये वाला लगाया था क्योंकि तब हीरो का जो ओरिजिनल मड गार्ड था तब अवेलेबल नहीं था, वहाँ पर ऑथराइज्ड डीलर के पास नहीं था। तो ये जो लगाया, इसके पहला जो प्रॉब्लम है इस पर, तो जो मड आता है वो बहुत ही कम रोकता है इस पे, स्पेशली ये पीछे वाले पे। मेरा बैक साइड और पीछे का बैक पैक पूरा कीचड़ से भर जाता था जब रेनी सीजन में मैं चलाता था। और दूसरा जो कि बहुत ही बुरा इफेक्ट है इन थर्ड पार्टी मड गार्ड्स का, वो है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक डबल साइडेड टेप लगा के रखा है। तो क्या हुआ था, ये पहली बार जब मैंने लगाया था तो ये लगभग यहाँ तक पहुँच रहा था। तो टेक्नीशियन ने क्या किया था, इसको थोड़ा एडजस्ट करके इधर तक कर दिया था। लेकिन जब मैं थोड़ा बहुत ख़राब रास्ते पे साइकिल को चलाता था तब मड गार्ड ऐसे वॉबल करता था। और यहाँ पर कि थोड़ा बहुत रेत वगैरह और कीचड़ वगैरह रहने से ये यहाँ पर घिसता था। हैंडल ऐसे करने पर यहाँ पर घिसता था और फ्रेम थोड़ा कट चुका था वहाँ पर। तब मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप लगा दिया था। तो मैं इन मड गार्ड्स को, थर्ड पार्टी मड गार्ड्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप नए खरीदने वाले हो तो पहले से ही बोल दीजिए उन दुकानदारों को, अगर वो लोग प्रोवाइड कर पाते हैं हीरो का जो ओरिजिनल मड गार्ड है तो वो ही लीजिए। अभी 1 ईयर के बाद मैंने जब गया था तब उधर अवेलेबल था और वो लगभग 600 के आसपास प्राइस्ड था। उसके पहले लगभग 7-8 महीने के बाद मैंने बार बार कॉल करके उनको पूछा था, व्हाट्सएप पर
ओरिजिनल जो मडगार्ड्स के पिक्चर है वो भी भेजे थे। उसको उन लोगों को मालूम नहीं था कि ओरिजिनल मडगार्ड्स कैसे दिखते हैं, क्या होता है, क्योंकि ये दूसरों साइकिलों से अलग होता है थोड़ा सा। यहाँ पर नॉर्मल मडगार्ड्स नहीं फिट हो सकते हैं। यहाँ से लेके रॉड लगता है, उसके बाद मडगार्ड आता है। तो पिक्चर सेंड करने के बाद उन्होंने बोला था अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और अभी मैंने जब 1 साल के बाद गया तब देखा उन लोगों के पास अवेलेबल था, और वो लगभग 600 के आसपास प्राइस था। नेक्स्ट चीज़ जो है, इनके जो नट बोल्ट्स और एलन की वगैरह स्क्रूज होते हैं, ये सब दिखने में एसएस के लगते हैं, स्टेनलेस स्टील के लगते हैं। हो भी सकते हैं स्टेनलेस स्टील के, लेकिन मैंने रेनी सीजन में जब थोड़ा बहुत चलाया था, इन पर थोड़ा सा पानी का छींटा वगैरह आ गया था और इनमें रस्ट लगना शुरू हो गया था। इसके रियर ब्रेक के बारे में है, इसके रियर में आते हैं वी टाइप का ब्रेक। आप जब इसको प्रेस करेंगे तो कभी कभी बहुत ही हॉरिबल टाइप का साउंड निकल के आते हैं। रिम के साथ ये घिसता है और ये बारिश के टाइम अच्छे से वर्क भी नहीं करता है। और इसमें और भी प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ये इसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो ये रिम पे घिसता है, और उस पर आपका बैटरी बैकअप साइकिल का जो है उस पर भी इफेक्ट आता है। या फिर आप अगर पैडलिंग करके चला रहे हो तो तब भी आपका थोड़ा बहुत जोर ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं यही चाहूँगा कंपनी अगर पीछे वाले पे भी डिस्क ब्रेक दे तो वो बढ़िया रहेगा। तो सामने वाले ब्रेक पे मुझे वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, और सामने वाले के जो डिस्क पैड होते हैं वो इन वी ब्रेक शू के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। जैसे कि मैंने 2 बार वी ब्रेक के ब्रेक शू को बदला था, और वहाँ पर जाके 1 बार सिर्फ मुझे डिस्क पैड को बदलना पड़ा। तो अभी हम बात करने वाले हैं इनके ब्रेक लीवर्स के बारे में। इनके ब्रेक लीवर्स आते हैं एल्युमिनियम के, जो कि प्लास्टिक के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें काट आउट स्विच नहीं आते हैं, जो कि कुछ इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स में आते हैं। जब आप ब्रेक को प्रेस करते हो तब मोटर का पावर कट हो जाता है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी है, और दूसरी तरफ पे ये एक नेगेटिव दिख भी है। अच्छे के तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पर कुछ प्राइस भी कट मिल जाता है, और दूसरा तो इस पर आपको मेंटेनेंस का भी खर्चा कम आता है। जैसे कि अगर ब्रेक्स पे स्विच होते तो उसका और भी वायर्स अंदर जाते, और उसके साथ साथ उस स्विच के ख़राब होने के चांस भी काफ़ी रहते हैं। स्किल्ड होना पड़ेगा इस साइकिल्स को चलाने में। तो जब आप ब्रेक को प्रेस करेंगे तब ये कंफर्म कर ले कि आपने जो एक्सीलेटर है उसको छोड़ दिया है, या फिर पैडल असिस्ट पे पैडल नहीं चला रहे हैं। तो ये थे कुछ माइनर प्रॉब्लम्स जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अभी बात करने वाले हैं जो मेजर्स प्रॉब्लम है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, ये प्रॉब्लम्स के वजह से मुझे इस साइकिल पे काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैं इनको मेजर प्रॉब्लम्स के अंदर डाला। मैं चाहूँगा कि कंपनी उसको इम्प्रूव करे। जो नए मॉडल्स आए हैं उन पे काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो भी चुका है, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो शुरू करते हैं, अभी मेजर प्रॉब्लम्स जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे इसको कंट्रोल पैनल के बारे में। ये शायद हीरो ने इसको कुछ नाम दिया है, डिस्प्ले वगैरह कुछ नाम से, तो मैं इसको कंट्रोल पैनल ही बुलाता हूँ। इस साइकिल का जो कंट्रोल पैनल है ये फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़रूरी है कि ये वाला पोर्शन आपका वाटरप्रूफ रहे। अगर आपका साइकिल थोड़ा बहुत भी भीगता है बारिश के अंदर, आप देख पाएंगे इस पे जो एलईडी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर वेपर आ जाते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, अगर कुछ ज़्यादा ही भीग जाता है बारिश में, तब उस दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन आपको ये शॉर्ट सर्किट होते हुए मिलेगा, यानी कि आपका जो मोटर है वो ऑफ रहने के बावजूद भी वो मोटर में लाइन रहेगा, और वहाँ पर कुछ मैल फंक्शनिंग भी होता है। लेकिन उसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन ये भी है, धूप में खड़ा करके रखने के बाद कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है खुद से ही। उसके बाद ये 2-3 बार हुआ मेरे साथ, लेकिन वो खुद से ही ठीक हो जा रहा था। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ, इसका जो 4 इंडिकेटर है इसके एक जलना बंद हो गया था, और उसके बाद लाइन आना ही बंद हो गया था। तो मुझे ये रिप्लेस करना पड़ा, जो कि मुझे 1500 रुपये के आसपास पड़ा। तो मुझे लगता है कि कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए और इसको फुल्ली वाटरप्रूफ बनाना चाहिए। अभी बात करेंगे इसके सीट के बारे में। इसके सीट जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा मुझे। सीट के बारे में तो मैं कंपनी को कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि सीट वो लोग हीरो के पास मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखे हैं सीट के, कुछ उस तरीके की सीट अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक सॉल्यूशन है, आप अच्छा कुशनिंग वाला सीट कवर ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है जिसके बारे में बात करेंगे वो है इसका फ्रंट फोक, जिसमें कि शॉक एब्जॉर्बर नहीं लगा हुआ आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसके फ्रंट में शॉक एब्जॉर्बर मैंडेटरी है,
ये कंपनी को देना ही चाहिए। मैं अगर थोड़ा सा भी ख़राब रास्ते के अंदर जाता था तो मुझे ज़्यादा देर तक मैं साइकिल को राइड नहीं कर पाता था। हैंडल पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस होता था, मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे। तो यहाँ पर फ्रंट फोक शॉकर्स जो होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, मैंडेटरी देना ही चाहिए, जो कि हीरो ने नेक्स्ट कुछ मॉडल्स में देना शुरू भी कर दिया है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है इसका हेडलाइट। हीरो इलेक्ट्रो के काफ़ी मॉडल्स हेडलाइट के साथ ही आ रहे हैं अब, लेकिन कुछ अभी तक नहीं भी आ रहे हैं। हर एक हीरो इलेक्ट्रो के मॉडल्स में पहले से ही लगा कर देना चाहिए कंपनी को। मेरे साथ एक हादसा भी हो गया था। जब पहले मैंने साइकिल को ख़रीदा था तब इसमें मैंने हेडलाइट ख़रीदा नहीं था, क्योंकि इस पर बिल्ट इन भी नहीं आता है। तब उस टाइम मैं अंधेरे में थोड़ा आ रहा था और अनजान रास्ता था, रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स था, मैं काफ़ी ज़ोर से चला रहा था और स्पीड ब्रेकर्स पे साइकिल के साथ मैं काफ़ी ऊपर तक चला गया था और गिर भी गया था तब। तो ये काफ़ी एक हादसा था और काफ़ी टाइम तो स्पीड ब्रेकर्स पे काफ़ी दिक्कत भी आता है अंधेरा में। तब मैंने ये अमेज़न से ये वाला लाइट परचेस किया था और एक था, और मैं कहीं पर ऑफिस के बाहर साइकिल रखा था, किसी ने निकाल लिया था वो वाला लाइट, तो मैंने फिर से एक लाइट परचेस किया, क्योंकि इसको मैं लाइट के बिना चला भी नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके साइकिल के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो ये चीज़ है इसका लॉक। ये साइकिल किसी भी तरह की लॉक के साथ नहीं आता था। मैंने यहाँ पर बोनस के तरफ से, बोनस कंपनी के एक लॉक को लगाया है, तो जो कि थर्ड पार्टी का है ऑब्वियसली, और ये इसको लगाने में ये रिम पे घिसता है, साइकिल का जो रिम है यहाँ पर घिसता है। फिर भी मुझे ये वाला ही लगाना पड़ा, क्योंकि मुझे वो केबल लॉक पे भरोसा नहीं है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसका कंट्रोल पैनल के अंदर जो ऑन ऑफ का फीचर्स है, इस पर भी इस मॉडल पे किसी भी तरह की लॉक नहीं था, जो कि बाद में हीरो ने इंट्रोड्यूस किया और डाल दिया बाद वाले सारे मॉडल्स में, जो कि RFID या फिर ब्लूटूथ के साथ ऑन ऑफ किया जा सकता है इसको। तो इसको तो कंपनी ने सॉल्व कर चुका है, लेकिन मैं बोलूँगा एक फिजिकल लॉक देना बहुत ही ज़रूरी है साइकिल के लिए। तो मैं चाहूँगा कंपनी अगर अपने तरफ से ये ऐड कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि कंफर्टेबल भी रहेगा साइकिल के साथ और ऐसे रिम के अंदर घिसेगा भी नहीं। अगर मैं इस साइकिल के पेंट्स के बारे में बात करूं तो पेंट्स तो अच्छा है, लेकिन पेंट्स के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए हैं ये थोड़ा बहुत बारिश या फिर धूप में रहने के बाद ऐसे ऐसे उठने लगते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हीरो इलेक्ट्रोस के बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।